नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके बीच लेके आया हूँ कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग के कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें हम देखेंगे कि लर्निंग क्या है। ठीक है, तो हम चलते हैं आइए पहले क्वेश्चन की ओर। अधिगम एक प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है? तथ्यों के संग्रह की। हाँ, तथ्यों के संग्रह तो किए जाती है, लेकिन क्या क्या केवल तथ्यों का संग्रह किया जाता है? नहीं। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। जी हाँ, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण भी किया जाता है। परीक्षा की तैयारी की? नहीं। याद करने की? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। यह अर्थ जो होता है सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? पहला, सामाजिक जागरूकता का विकास, स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना, व्यवहार में परिवर्तन, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें पता है कि जो अधिगम होता है वो क्या करता है, किसी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। पहले अस्थायी लाता है, फिर उसको अनुभव द्वारा क्या करता है, वो स्थायी परिवर्तन लाने का काम करता है। अधिगम आमतौर पर व्यवहार में किसी भी परिवर्तन को संदर्भित करता है जो खाली स्थान के परिणाम स्वरूप होता है। परिपक्वता के परिणाम स्वरूप होता है क्या? नहीं। अनुभव, वृद्धि या विकास? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अनुभव के परिणाम स्वरूप क्या होता है? अधिगम आमतौर पर व्यवहार में परिवर्तन लाता है अनुभव द्वारा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, अधिगम एक खाली स्थान प्रक्रिया है। क्या पूरक प्रक्रिया है, सप्लीमेंट्री, सतत, कंटिन्यूअस, उपलब्धि, अचीवमेंट, या इनमें से कोई? नॉन ऑफ दी अबव। तो इसके जो अधिगम है वह क्या है? एक सतत प्रक्रिया है जो वोम टू टोम्ब तक चलता है, अर्थात माता के गर्भ से लेके कब्र तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो यह सतत प्रक्रिया है। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? क्या स्वानुभव? हाँ आवश्यक है। स्वचिंतन? यह भी आवश्यक है। स्वक्रिया? यह भी आवश्यक है। अर्थात उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अधिगम के लिए स्व अनुभव, स्वचिंतन और स्वक्रिया ये सभी ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम वक्र खाली स्थान के संकेतक हैं। अधिगम वक्र अधिगम में प्रगति के, हाँ अधिगम में मौलिकता देखना पड़ेगा, अधिगम के लिए गतिशील चरित्र, अधिगम में रचनात्मकता। तो यह जो अधिगम में प्रगति को दर्शाता है क्या? अधिगम वक्र। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का महत्वपूर्ण कारक है? अधिगम मनोविज्ञान में बदलाव लाता है, अधिगम अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अधिगम अस्थायी परिवर्तन लाता है, अधिगम केवल अभिवृत्तियों की अभिव्यक्ति से संबंधित है। जी नहीं, अधिगम स्थायी परिवर्तन लाता है, अस्थायी नहीं, और केवल मनोविज्ञान में बदलाव नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है अधिगम अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाता है, यह सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रकृति को दर्शाता है? ए, अधिगम परिपक्वता पर आधारित नहीं है, बी, अधिगम कुप्रबंधन को बढ़ावा नहीं देता है, सी, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, डी, अधिगम लक्ष्यों से संबंधित नहीं है। तो यदि मैं बात करूं अधिगम के बारे में, तो अधिगम प्रक्रिया परिपक्वता पर आधारित नहीं है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि वह परिपक्वता पर आधारित होता है। अनुभव द्वारा हम अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाते जाते हैं। बी है, अधिगम कुप्रबंधन को बढ़ावा नहीं देता, हाँ यह कुप्रबंधन को बढ़ावा नहीं देता। सी, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, हाँ यह भी नहीं है, निष्क्रिय प्रक्रिया भी नहीं है। अधिगम लक्ष्य से संबंधित नहीं, ये लक्ष्य से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बी और सी कौन से ऑप्शन में है? 3 में, ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है? सार्थक अधिगम, शारीरिक दंड, दूसरा सहकारी अधिगम का वातावरण, तीसरा सतत और व्यापक मूल्यांकन, चौथा स्थिर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो आपको पता होगा जो शारीरिक दंड है वो डिमोटिवेट करेगा, सहकारी अधिगम का वातावरण हाँ ये सही है, सतत और व्यापक मूल्यांकन यह भी सही है, स्थिर तुलनात्मकता नहीं, 2 और 3 ही सही होगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 और 3 किस में है? सेकंड में, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिकथन है और तर्क है,
एक अभिकथन दिए गए हैं, उसके पीछे तर्क दिया गया है, तो हमें देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। निर्लिप्त नहीं, सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त नहीं होना चाहिए, इसको संलिप्त होना चाहिए, क्योंकि जो विविधता है वो समाज में पाई जाती है, और समाज अलग अलग सामाजिक विविधताएं जो विद्यालय में एक साथ अधिगम के सोर्स के रूप में उपयोग की जाती है। उसके पीछे तर्क क्या बताया जाए। एक बच्चा जो स्कूल में प्रवेश करता है वह पहले से ही भाषा का एक कुशल उपयोगकर्ता होता है। जी हाँ, वह जो है अपने माता पिता से पहली भाषा सीखता है और वह उसकी मातृभाषा होती है। तो यह जो रीज़न है वह सही है। किसमें है? ए गलत लेकिन आर सही। हाँ, थर्ड ऑप्शन में यह सही है, ये हो जाएगा आपका सही। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो अधिगम सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है। अब तक हमने देखा कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग, अब देखेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। चलिए अब क्वेश्चन है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? पहला, आत्मसात्करण या समावेशन का, प्रतीकात्मकता का, वस्तु स्थायित्व का, या आस्थगित अनुकरण का। तो हमें पता है कि ये जो है आत्मसात्करण और समावेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कोई बच्चा जो है अपनी गलतियों को दोहराता है और उसको पेरेंट्स द्वारा सुधार लिए जाने के पश्चात वह उन गलतियों को नहीं दोहराता। तो आत्मसात्करण और समावेशन का है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है? तो हमें पता है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान के, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत बोलते हैं जिसको। ये सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। हेंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? यहाँ पे रूही नाम की बालिका है जो दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है ऐसा बोलती हैं। तो हमें पता करना है कि हेंज की दुविधा पर कौन से स्तर पर है। तो हमें पता है कि जो पूर्व पारंपरिक दंड आज्ञापालक अभिनवीकरण जो है वह बच्चों में एक आत्म केंद्रित होता है, जो दंड और आज्ञा पालन के लिए होता है। पूर्व पारंपरिक एवं स्वपुरस्कार यह भी नहीं है। पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है पारंपरिक कानून व्यवस्था, हाँ चोरी करना किसी भी कंडीशन में पाप है, ये परंपरागत रूप से समझ में आता है। तो यह ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो हमें पता है जो मोर नॉलेजेबल अदर्स का सहारा लिया जाता है वह लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर लिया जाता है। ठीक है, इसमें ही जेडपीडी का विकास होता है, जो बालक अपनी स्वयं की क्षमता से कर पाता है और जो बालक का अपनी किसी की सहायता से, जो अधिक जानकार व्यक्ति की सहायता से कर पाता है। दोनों के बीच का जो विकास क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात समीपस्थ विकास का क्षेत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है? संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? मानसिक योजनाओं का समायोजन, उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन, संतुलन या सामाजिक संपर्क। तो हमें पता है कि जो होता है सबसे पहले सामाजिक संपर्क। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अनुबंध का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक अनुबंध का सिद्धांत जो है वह सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका आंसर। अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, जिसमें हमें समझना है कि क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत है या कोई एक सही है। अभिकथन क्या बोल रहे हैं? परिवार पड़ोसी बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, बिल्कुल निभाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण एक बच्चे की भाषा सीखने पर जोर देता है और बच्चे अपनी मूल भाषा को सूचना के माध्यम से सीखते हैं। हाँ, यह भी सही है
क्योंकि जो बच्चे होते हैं आसपास के वातावरण से तथा लोगों से सीखते हैं तथा उनसे सूचना प्राप्त करके नई 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 जानकारियाँ और नई नई भाषाएं या तो नए नए जो वाक्य होते हैं उनको सीखते हैं। दोनों सही हो जाएंगे। E.L. थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत है, पहले उद्दीपन फिर अनुक्रिया का अनुसरण करता है, पहले अनुक्रिया फिर उद्दीपन का। तीसरा, उद्दीपन और अनुक्रिया पर निर्भर नहीं करता, पहले उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों, फिर पहले केवल अनुक्रिया का अनुसरण करता है। तो क्या होता है, पहले स्टिमुलेशन होता है फिर रिएक्शन होता है, ऐसा आपको पता होगा थॉर्नडाइक।